नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड की बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत। पार्वती दास ने 2405 वोटों से जीत की हासिल। चंदन रामदास के निधन पर हुई थी सीट खाली। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन। विधायक प्रीतम सिंह ने विधायकों के प्रोटोकॉल और विशेष अधिकार हनन का उठाया मामला। खंडूरी ने मुख्य सचिव को किया तलब। उत्तराखंड में कैग की रिपोर्ट से सियासत गरमाई। 2005 से 2022 तक सरकार ने बिना विधानसभा की मंजूरी के खर्च किए 47,000 करोड़। विधानसभा से भी नहीं कराया रेगुलाइज। उत्तराखंड के डोईवाला में वकीलों ने किया न्यायिक कार्य का बहिष्कार। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पहाड़ों में लगातार बारिश का सितम जारी। जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू। निचले इलाकों में ठंड का होने लगा एहसास। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसमें विधेयक भी पारित किए गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड सदन में विधेयक पेश किए गए हैं। ध्वनिमत से विधेयक हुए पारित। वित्त मंत्री उत्तराखंड विनियोग 2023 से 2024 का अनुपूरक विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित किया गया है। उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2023 पारित किया गया है। उत्तराखंड विनियोग अधिनियम निरसन विधेयक 2023 पर विचार के बाद पारित किया गया है। उत्तराखंड सड़क संरचना सुरक्षा संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किया गया है। उत्तराखंड संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया है। वहीं विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इस मामले में नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की है, जिसे नियम 58 के तहत परिवर्तित किया गया है, जिसमें विपक्ष के सभी नेताओं ने सरकार से अंकित भंडारी मर्डर केस, नशे के बढ़ते कारोबार पर सवाल किया, लेकिन सरकार के जवाब से विपक्ष के नेता असंतुष्ट दिखाई दिए और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आज कानून व्यवस्था पे 310 की जो 58 में परिवर्तित कर दी गई थी सूचना, उसमें सभी सम्मानित विपक्ष के साथियों ने सरकार की पोल खोल करी है। विभिन्न जनपदों में जो भ्रष्टाचार से कानून की सारी प्रक्रिया लिप्त है और जिस प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा है कुछ लोगों को, और लगातार बढ़ता हुआ जो क्राइम ग्राफ है, लगातार बढ़ता हुआ जो स्मैक का नशा है, लगातार बढ़ता हुआ जो महिलाओं के प्रति हिंसा इस प्रदेश में फैल रही है, जो नफरत का बीज इन लोगों ने बोया है, वही वो पेड़ निकल के आया जिसमें ये कांटे हैं। चाहे हम बात करें अंकिता भंडारी हत्याकांड की, मैंने सदन के अंदर माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से, माननीय अध्यक्षा महोदय के माध्यम से सरकार से पूछा कि बुलडोजर चलाने के आदेश किसने दिए थे रिजॉर्ट पे, जहां सारे साक्ष्य और प्रमाण मिटा दिए गए, लेकिन इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि वो किसका बचाव कर रहे थे।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 योजनाओं का शिलान्यास किया। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भल्ला स्टेडियम परिसर में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की 941.39 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 5 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का समग्र विकास हमारा उद्देश्य है। उन्होंने प्रदेश के विकास में सभी से सहयोगी बनने की भी अपेक्षा की। मुख्यमंत्री मंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है उनमें हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में विकसित क्रिकेट स्टेडियम और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खेल गांव के रूप में विकसित करने के तहत प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि मद से 3 क्रिकेट प्रैक्टिस पिच का निर्माण लागत 64.95 लाख, 2 लोन टेनिस कोर्ट का निर्माण लागत 61.623 लाख, सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थित बैडमिंटन कोर्ट का विशेष मरम्मत एवं संपूर्ण भवन का अनुरक्षण कार्य 245.12 लाख, हर की पैड़ी के धार्मिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए वहां पर स्थित पुलिस चौकी और उसके आसपास विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य 159.21 लाख, कुष्ठ रोगियों की पुनर्वास के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा रोशनाबाद में 14 परिवारों के निवास के लिए 410.88 लाख की लागत से शेल्टर होम का निर्माण कार्य किया जाना शामिल है। आपके 9,41,00,000 की हमारी योजना है। इसमें हमारा स्पोर्ट्स सिटी से रिलेटेड, जैसे हम आप देख सकते हैं यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बगल में, उसे स्पोर्ट्स विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो फेज 1 में हमने क्रिकेट पिच बनाया है, बैडमिंटन कोर्ट को रिफर्बिश कर रहे हैं, लॉन टेनिस कोर्ट बना रहे हैं। फेज 2 अभी आना है, तो उसका मैं जब होगा तब आपको बता दूंगा। फिलहाल उसमें स्क्वॉश कोर्ट और हमें जिम बनाना है उधर। साथ ही साथ कुष्ठ रोग आश्रम में हमने 4 करोड़ रुपए रखे थे। जो कुष्ठ रोग आश्रम है वो रोशनाबाद में बन रहा है। साथ में जो हरिद्वार में हमारी हर की पौड़ी है, जो हमारी देवभूमि है, उसमें हम लोग पुलिस चौकी का हम लोग सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, ताकि वो जो उसकी जो कला है वो हमारी गंगा सभा और बाकी आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट करे। बागेश्वर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी जीत हुई है, जिसमें बीजेपी की जीत के बाद जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास की जीत पर लोहाघाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी के नेतृत्व में नगर के मीना बाजार में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास की जीत पर एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाई खिलाई गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बागेश्वर की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के द्वारा प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों की जीत है। जो ऐतिहासिक जीत हमारी पार्वती दास जी को मिली है, निश्चित रूप से हम सभी के लिए ऊर्जा हम सभी कार्यकर्ताओं को मिली है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निश्चित रूप से विजय की ओर। बागेश्वर की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा हुआ चुनाव आज मतों से विजयी हुआ और बागेश्वर की जनता ने हमारे बीजेपी सरकार पर विश्वास जताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय है जैसे कि चंदन राम दास जी पिछले कई वर्षों से वहाँ पर जनता का प्यार पाते रहे हैं, उसी का उनके जाने के बाद उसका आशीर्वाद उन्होंने को दिया है और बागेश्वर की जनता और भाजपा के समस्त कार्यकर्ता और उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार को बहुत बहुत बधाई। बागेश्वर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने स्वर्गीय चंदन दास जी की धर्मपत्नी को भारी बहुमत से विजय बनाया है। पुनः उनका पूरी जनता का आभार। लोहाघाट में बाबा एमके तिवारी को लेकर लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। बता दें कि ऋषेश्वर मंदिर के बाबा एमके तिवारी उर्फ स्वामी मोहनानंद तीर्थ के खिलाफ लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में लोहाघाट थाने में दर्ज हुए मुकदमे में लोहाघाट क्षेत्र के लोगों ने आक्रोश जताते हुए बाबा की गिरफ्तारी की मांग की है। आक्रोशित लोगों ने रामलीला मैदान से लोहाघाट थाने तक का नारेबाजी कर बाबा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जुलूस निकाला और लोहाघाट थाने का घेराव किया। विकास अधिकारी लोहाघाट पुलिस थाना लोहाघाट द्वारा जिसकी एफआईआर भी कर दी गई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है।
हमारा मानना है कि अविलंब जो लोगों का रोष आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, बहुत गहरा आक्रोश है कि अगर आज 4 बजे तक शाम तक इसके तथाकथित बाबा की गिरफ्तारी नहीं होता, निश्चित रूप से बहुत बड़े आंदोलन होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई घटना घटती उसके लिए फिर पुलिस प्रशासन जिम्मेवार रहेगा, इतना ही कहना है हमको। प्रयास करेगा जिससे जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है और हमारी ये मांग है कि परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने सरकारी बोर्डों को तोड़ा है और वहाँ की चारदीवारी तोड़ी है और धर्मशाला में अवैध कब्जा किया है, वहाँ का सामान बर्बाद किया है, इन सारे आरोप, ये सारे आरोप सिद्ध हैं। इन आधारों पर बाबा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसमें जो है वीडियो लोहाघाट सर्किल जरिए पे जो है वो मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और इसमें विवेचना की कार्रवाई चल रही है। अब विवेचना के उपरांत जो भी इसमें हमें साक्ष्य मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है चल रहा है इसमें, और बिना इन्वेस्टिगेशन के हम जो है कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और जो भी नियमतः कार्रवाई होगी, जो कानूनी कार्रवाई है, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई। वहीं बागेश्वर उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को सीधी टक्कर में 2405 वोट के साथ बागेश्वर उपचुनाव में जीत दर्ज की है। वहीं उपचुनाव जीतने से बीजेपी कार्यकर्ता काफी प्रफुल्लित नजर आए। राजेंद्र विष्ट, चुनाव प्रभारी बीजेपी और अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने भी इस जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और खुशी व्यक्त की। ये कई चीजें पता है आपको, जो विपक्षी पार्टियां होती है, हमारे यहाँ हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। हम जितने भी कार्यकर्ता हमारे वो साल के 365 दिन काम करते हैं। अन्य दल केवल प्रलोभन पर और अनैतिक जो संसाधन है उसका उपयोग करते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा। लेकिन फिर भी हम काफी अच्छे वोटों से जीते। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जितने प्रवासी, हमारे सांसद जी लगातार यहाँ रहे, हमारे विधायक जी यहाँ रहे। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत है पूरे कार्यकर्ताओं की, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, सभी संगठनों ने, सभी प्रतिनिधियों ने, और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हमारे पुष्कर धामी जी के और संगठन के सहयोग से ये ऐतिहासिक जीत हुई है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि विकास को भी यहाँ पर प्रथम दृष्टया देखा गया है। जिस प्रकार का बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, गांव-गांव तक सड़कें गई हैं, पानी की योजनाएं चल रही हैं, जनता ने उसको सराहा है। और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति ने नरेंद्र भाई मोदी, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के कार्यों को प्रोत्साहित किया है और ऐतिहासिक जीत की तरह हम गए। बागेश्वर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को शिकस्त देने का काम किया है। पहले राउंड में बढ़त लेने के बाद लगातार पिछड़ते चले गए कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बीजेपी मुख्यालय में जीत का जमकर जश्न मनाया गया है, जहां बम पटाखों के साथ मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आयातित प्रत्याशी बसंत कुमार के सहारे कांग्रेस ने जीत की तैयारी की थी, लेकिन आम जनता ने बीजेपी सरकार की नीतियों, विकास कार्यों को देखकर वोट किया है। निश्चित रूप से बागेश्वर का चुनाव आज के दृष्टि से मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं। और ये शुरुआत है, आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी। कांग्रेस की हार की वजह क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस आयातित प्रत्याशी लाएंगे, धन बल के आधार पर जब चुनाव लड़ा जाएगा और इस पे ज्यादा पैसा पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की जो पद्धति कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई थी, मैं कह सकता हूँ बागेश्वर की जनता ने उसको नकार दिया है और वहाँ पुनः विकास को वहाँ की जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी यही हुई है। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान चक्राता विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सदन में मेरे द्वारा विधायकों के प्रोटोकॉल और विशेष अधिकार हनन का मामला उठाया गया है, पर अफसोस है कि सरकार द्वारा इसका संज्ञान
नहीं लिया जाता है। प्रदेश के नौकरशाह निरंकुश है। बहरहाल कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने उम्मीद जताई है कि सरकार उसका संज्ञान जरूर लेगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्य सचिव को लंच टाइम में अपने कार्यालय में भी तलब किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी ये चिंता जाहिर की थी कि देवभूमि में यदि तमाम नौकरशाह और अधिकारीगण सम्मान में खड़े होकर सम्मान नहीं दे सकते हैं तो ये काफी दुखद बात है। सदन के अंदर सम्मानित विधायक लगातार विशेषाधिकार हनन की सूचना देते रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। और उसी कड़ी में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। विधानसभा अध्यक्षा जी ने उसे गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाने का काम किया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने सत्र के तीसरे दिन एक फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को लेकर सवाल उठाने का काम किया है। निर्दलीय विधायक ने कहा है कि पत्रकारों को विधानसभा के भीतर न तो कोई सुरक्षित स्थान दिया गया है और न ही इस विषय पर कोई मंत्री बात करने के लिए तैयार है। निर्दलीय विधायक ने कहा है कि राज्य गठन से लेकर अभी तक राज्य के भीतर पत्रकारों के लिए कोई आवासीय सुविधा नहीं दी गई है। भी पत्रकारों के भविष्य की बात आती है या उनसे संबंधित सुविधाओं की बात आती है तो हर सरकार दरकिनार हो जाती है, किनारा कर लेती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले इतने समय से 1.5 साल मुझे हो गया इस सदन में सवाल लगाते हुए कि पत्रकारों के जीवन बीमा और आवास पॉलिसी, ये दोनों योजनाएं आप कब लागू करेंगे? सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार सदन में इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है, आप पत्रकारों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, आप कम से कम पत्रकारों के लिए नीति लेकर आएं, उनके लिए आवास पॉलिसी को लागू कराएं, उनकी जीवन बीमा पॉलिसी को लागू कराएं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस द्वारा वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज के दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होने के बाद भी वकीलों का गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज एक बार फिर से उत्तराखंड बार काउंसिल के आह्वान पर वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर अपना रोष जताया है। वहीं डोईवाला में भी बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर परवा दून बार संघ ने न्यायिक कार्यों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए डोईवाला तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजते हुए मांग की गई है। जिस तरह से आज वकीलों के साथ नाइंसाफी हो रही है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे बंद कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अधिवक्ताओं को विश्वास नहीं है इस बात का। अगर कोई रिटर्न में कोई आदेश होता है तो मान लिया जाता, क्योंकि ऐसे ही वर्बली कहने से जो है कोई असर नहीं पड़ता बात। तो जानबूझ के पुलिस बिल्कुल जानबूझ के हो रही है। हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा। हमारा डिमांड तो हमारी यही है, एक तो वो जो झगड़ा हुआ है वहाँ पे, हाँ दोषी है, उन्हें सजा दिलाई जाए। और यहाँ देहरादून में जो है ये भी कांड हुआ रजिस्ट्री वाला, इसमें जो है वकीलों को टारगेट किया जा रहा है। इस और जितने भी अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हें सबको बचाया जा रहा है। निष्पक्ष रूप से जो है इसका वो होना चाहिए। काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता संघ जितने भी हैं, जितनी बार हैं, सबसे आह्वान किया है कि जो हापुड़ में पुलिस लाठीचार्ज हुआ है, जो बर्बरता हुई है, और उसके बाद सरकार से मांग करने के बाद भी जो कार्रवाई
नहीं की गई है उसके खिलाफ, और रुद्रपुर में भी अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, और देहरादून में भी जो चर्चित भूमि घोटाला है उसमें सिर्फ अधिवक्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। वहीं शहर में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और तैयारियां तेज कर दी है। निगम द्वारा लगातार वार्डों में समय से फॉगिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से, जिसमें 3000 लीटर का टैंक लगाकर सड़कें, नालियां, प्लांट जहां पर भी पानी जमा होता है वहां पर पानी निकालने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। और लगातार नगर निगम सभी बीमारियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही नगर निगम द्वारा शहर भर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। का जो है वृहद अभियान वो लगातार जारी है और प्रत्येक वार्ड में छोटी मशीनों से और 6 बड़ी मशीनों से रोस्टर के अनुसार वार्डों में फॉगिंग की कार्रवाई करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर ट्रॉलीज जिसके पीछे 2 से 3 हजार लीटर के टैंकर लगे हुए हैं, उसमें भी लार्विसाइडल के माध्यम से सभी नालियों में और नालों में जहाँ पे पानी है या डेंगू पाए जाने की प्रबल संभावना है, ऐसे प्लॉट्स जिसमें पानी भरा हुआ यदि कहीं पे है, और ऐसे सभी स्थानों पे हम लोग लगातार लार्विसाइडल का छिड़काव भी करवा रहे हैं। इसकी पूरी मॉनिटरिंग के लिए निगम स्तर में सभी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है और 12 सारे वार्ड्स को 12 जोन्स में एक तरीके से विभाजित कर दिया गया है, जिसमें संबंधित ऑफिसर्स को फॉगिंग की जो कार्रवाई चल रही है, लार्विसाइडल की जो कार्रवाई चल रही है एवं अन्य डेंगू से संबंधित चालान इत्यादि करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तरकाशी के गाजना पट्टी के उडरी गांव में आज भव्यता के साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्चाधारी भगवान जाख देवता और गुरु चौरंगी वीर के पौराणिक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि इसके पीछे मान्यता है कि श्रीफल भगवान जाख देवता को चढ़ाते हैं। वो श्रीफल लेकर ग्रामीणों को साथ लेकर 15 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद घने जंगलों में जाकर जाग देवता एक निश्चित स्थान पर छोड़ देते हैं और लोगों का दुख दर्द दूर करते हैं। इस तरह की वहां पर मान्यता है, जिसको लेकर लोग आज भगवान जाग जगन्नाथ जी की सहल का प्रथम दिवस का आयोजन किया गया और यहाँ पे 2 दिवसीय आयोजन इस बार किया गया भगवान जाग जगन्नाथ जी का, जो कि कल द्वितीय दिवस में भगवान जाग जगन्नाथ जी सहल लेके साथ में गुरुचौरंगनाथ, माँ खंडवारी और सभी देवी देवता साथ में चलेंगे और सहल यहाँ से करीबन गांव से चलेगी और 15 किलोमीटर दूर रोहता के डांडा में भगवान जाग जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे पूजन किया जाएगा, विधि विधान से पूजन किया जाएगा और यहाँ पे हजारों की तादाद में ध्यानियों का आवागमन होता है और देवता के प्रति इतनी निष्ठा है भगवान के प्रति की क्या बताएं। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और भादों के महीने में यह सहल होती है। हर भादों के महीने, हर साल, हर वर्ष यहाँ पे भादों के महीने भगवान जाग जगन्नाथ जी का पूजन किया जाता है। पहाड़ों में लगातार जोरदार बारिश का सितम जारी है। निचले इलाके धूप खिली हुई है, लेकिन जोशीमठ की ऊंची चोटियां बर्फ की चादर में ढकने की तैयारी में है। बता दें कि सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अब निचले इलाकों में थोड़ी बहुत ठंड का एहसास भी लग चुका है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से ऊंची चोटियों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और ऐसे में इस बार भी निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फ देखी जा सकती है, जिसके लिए तैयारियों में जुट चुके हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों को लगातार देखते रहिए जन टीवी।